हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंसिनो क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आज की क्लास में उसका बेसिक और उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, पहले देखते हैं बेसिक क्या होता है कैश फ्लो का। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनती है। होता क्या है कैश फ्लो? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्क क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, तो इसी प्रकार से हम ये समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का वर्क क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट वैसे तो हर किसी कंपनी को बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में एप्लीकेबल होता है, बट 1% कंपनी को हटाकर, जो हम ओपीसी कहते हैं, उसको रिमूव कर कर जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल, आपके जो पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल आपकी 2 करोड़ होनी चाहिए। और आपका जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल है आपकी ड्यूरिंग द ईयर, वो कम से कम आपकी होनी चाहिए 20 करोड़ रुपीज़ की। अगर आपके पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़ का है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये बनाया क्यों जाता है, किसके लिए बनाया जाता है? बेसिकली मैं अगर एक सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जब पीएनएल अकाउंट को बनाते हैं तब हमारा एक प्रॉफिट आता है। मान के चलिए प्रॉफिट आया है 5 करोड़ रुपीज़ का। फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट में कैश में लिखते हैं, मान के चलिए हम लिखते हैं 20 लाख रुपीज़। तो शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, मतलब जितने भी आपके यूज़र्स हैं, यूज़र्स का मतलब ये सारे होते हैं जो क्रेडिटर हो गए, शेयर होल्डर हो गए या डिबेंचर होल्डर हो गए। उनका कहना ये होता है कि आपके पास प्रॉफिट आया था 5 करोड़ रुपीज़ का और आपने रिकॉर्ड कितना करा है, कैश 20 लाख का। तो कहीं ना कहीं आपने इस पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो किया होगा। तो 4.8 करोड़ रुपीज़ जो हैं उनका इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ पर हुआ है, उस चीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो कंपनी क्या करती है, उस पर्पस के लिए आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। तो सिंपल बात है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इस डिफरेंस को बताता है और कैश का इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूज़र्स को। अब हम समझते हैं कि सोर्स ऑफ कैश क्या है। सोर्स ऑफ कैश का मतलब क्या है? जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि इनफ्लो और आउटफ्लो की बात होती है हमारे यहाँ। तो इनफ्लो और आउटफ्लो को यहाँ पर इनफ्लो और आउटफ्लो के नाम से ना जानकर सोर्स और एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। अभी एप्लीकेशन के बारे में भी हम समझेंगे। सोर्स का मतलब है कितनी जगह से आपका इनफ्लो हो रहा है, और एक वर्ड आता है एप्लीकेशन, उसका मतलब होता है आउटफ्लो। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैश का सोर्स क्या है, यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, आप जहाँ पर भी पैसा लगाते हैं या आपके पास पैसा जहाँ से आता है, वो सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। अगर आपने इशू करे हैं शेयर्स को तो सामने से आपके पास पैसा आएगा, डिवेंचर को भी इशू करते समय पैसा आएगा और लॉन्ग टर्म लोन को भी इशू करते समय पैसे आएंगे। तो इसलिए इनको कहा गया है इनफ्लो ऑफ कैश, यानी कि सोर्स ऑफ कैश। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ अदर फिक्स एसेट्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो तो आपके पास सेल करने के बाद पैसा आता है, और फिक्स एसेट्स को भी बेचने के बाद आपके पास पैसा आता है, ठीक है। अगला है कैश फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है सेल से, क्योंकि ऑपरेशन क्या है आपका, ऑपरेशन है सेल, क्योंकि आप सिंपल सेल करते हो, तो सेल को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑपरेशन। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल से जो पैसा आता है वो भी क्या है, आपका सोर्स ऑफ कैश है। सिंपल बात है, ठीक है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ कैश। एप्लीकेशन का मतलब हमने बता दिया आपको, आउटफ्लो, कि आप कितनी जगहों पर पैसे को पे करते हो, खर्च करते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ सोर्स भी पता होना जरूरी है, क्योंकि एक शेयर होल्डर आपकी कंपनी में पैसे जब लगाएगा जब आप उसको पता हो कि आप कहाँ कहाँ पेमेंट कर सकते हो और कहाँ कहाँ से आपके पास पैसे आते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ कैश हमारे पास ये सारी होती हैं, जैसे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। तो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को रिडीम करना यानी कि पेमेंट करना, आपके पास से पैसे जाने की बात है, यानी कि आउटफ्लो होता है उसमें। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, रीपेमेंट करते हो लॉन्ग टर्म लोन की, तो यहाँ पर भी पेमेंट हो रही है आपकी को, यानी कि फिक्स एसेट्स को या इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हो। तो फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को जब आप परचेज करते हो तो पे करना पड़ता है आपको।
सामान तो आ रहा है, एसेट्स तो आ रही है, बट कैश तो जा रहा है। हमें बस यहाँ कैश की बात करनी है, क्योंकि शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि आप ये बताइए कि कहाँ कितना रुपए खर्च हुआ है और कहाँ से कितने रुपए आए हैं। अगला कह रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स में पेमेंट जाती है हमारी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वहाँ पर भी पेमेंट जाती है। और लॉस ऑन ऑपरेशन, तो लॉस ऑन ऑपरेशन भी, यानी कि जो ऑपरेशन हुआ है, यानी कि सेल हुई है, सेल में आपको जरूरी थोड़ी कि प्रॉफिट ही होगा, सेल में कभी कभार क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर ये उस वाले लॉस की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए जो हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं 3 प्रकार की। फर्स्ट एक्टिविटी होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड होती है हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी। मतलब किसी भी बिजनेस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ऑपरेटिंग, सेकंड इन्वेस्टिंग और थर्ड फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी होती है, सेल्स से रिलेटेड होती है। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग में हमने एसेट्स से रिलेटेड डाल दिया, यानी कि जब भी हम कोई एसेट्स खरीदेंगे तो हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने लिख रखा है। थर्ड आता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी को मैं नाम दूंगा लोन से रिलेटेड, यानी कि जब आप कहीं से लोन लेते हो या कहीं से पैसे बोरो करते हो तो उस एक्टिविटीज़ को, वो भी एक एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ रखा गया है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी आ रही है तो आप ऑपरेटिंग में लिखेंगे, अगर आपकी एसेट से रिलेटेड आ रही है तो वो आपकी इन्वेस्टिंग में आएगी, और अगर आप किसी से लोन ले रहे हो या बोरो कर रहे हो तो वो आएगी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मेथड्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता है इनडायरेक्ट मेथड, बट डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है दोनों की, वो थोड़ा सा डिफरेंस होती है। अदरवाइज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी तो दोनों की एक जैसी होती है।